हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र की क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी पीसीएस के जितने भी पेपर होते हैं, आरओ एआरओ के जो पेपर होते हैं, ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब का, और यूपी ट्रिपल एससी के भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो घटना चक्र के बुक में कंपाइल कर दिए जाते हैं। तो इस किताब में हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यूपी पीसीएस में, आरओ एआरओ में और यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स में आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलेंगे वहाँ पे, या तो फिर क्वेश्चंस आपको उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसके बॉक्स में से आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये किताब अगर आप अपना जो भी इसके क्वेश्चन और आंसर हैं अगर आपके माइंड में फुल्ली सेव हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, जो भी पेपर आप देंगे, उसमें आप 80 to 90% क्वेश्चंस आप अपने 100% करेक्ट करके ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ उसी को ध्यान में रखते हुए है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लेके हम लोग ये सीरीज़ चालू करेंगे, और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा चैनल को, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग इंग्लिश मीडियम को मतलब प्रेफरेंस देंगे, मतलब है ना, इंग्लिश में किताब है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगी। खैर, बात हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, तो और जो इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे जो सबसे पहले बात करी जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर इसमें जो एक्ट पास बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन, फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब ये सारी चीज़ें आप पॉइंट देख सकते हैं। इन सब से सब सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ क्या रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के सोर्स क्या थे, है ना, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, प्रियम्बल है, गवर्नेंस का सिस्टम होता है वो क्या है, नेशनल सिंबल्स हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी जिसको आप कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी से, वो इन्हीं सारी चीज़ों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, चाहे वो केवीएस में बैठ रहे हों, एनवीएस में बैठ रहे हों, यूपी पीसीएस में बैठ रहे हों, आरओ एआरओ में बैठ रहे हों, या यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में बैठ रहे हों, किसी में भी आप बैठ रहे होंगे तो आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जीएस पार्ट के, और वो भी पॉलिटी सेक्शन से, वो आपको इन्हीं में से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। अगर हम अपना माइक्रोफोन में वॉल्यूम लो करेंगे तो फिर आप तक बात हमारी क्लियर पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग और देर ना करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक होगा ये हम आपको मतलब जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको दिखा मतलब यहाँ पे कंटेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, चाहे पॉज करके पढ़ लीजिए या आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना पहला पॉइंट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रहा, देखिए इसमें कई सारे और भी किताबें हैं। करंट इवेंट्स से रिलेटेड किताब आती है, इंडियन हिस्ट्री से होता है, जनरल जोग्राफ़ी से आती है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं इस समय। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की किताब आती है, और जनरल साइंस की किताब आती है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड जीएस का कंपाइलेशन है इस किताब में। ठीक है, और इस किताब का जो ओनरशिप है और ये जो प्रिंटेड मटेरियल है ये कम्प्लीटली घटना चक्र का है। ठीक है, और हम इसको सिर्फ आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसमें मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट या कोई भी चीज़ों को इन्फ्रिंज करने या हार्म पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और देखिए फिर इसमें पहले पॉलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इंडियन हिस्ट्री पे बात करेंगे, फिर जनरल जोग्राफ़ी पे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग सारी किताबें कवर करेंगे। ठीक है, अपने अपने इन्हीं लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, तो चलिए
हम लोग अपने पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, जो कि है ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे ही चलेंगे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, एक सेकेंड। In which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा वॉज मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 which was established in 1774. Sir Elijah Impey was the first Chief Justice of the Supreme Court. ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कैलकाटा में बनाया गया था। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम, कहाँ पे बनाया गया था? फोर्ट विलियम कैलकाटा में। ठीक है, और किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था वो? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, फिर पहले जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। फिर देखिए, विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, ये आर ओ का सवाल है। ठीक है, इसमें द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टेब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये फिर सेकंड पॉइंट, ले मास्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। तो आप लोगों ने देखा कि ले मास्टर नहीं, सर एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहला आपका सही होगा कि सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप मैच द फॉलोइंग है, उसको देखिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब किया गया था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का हो जाएगा 2, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर बी का 1 हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज एट वर्क, इसका हो जाएगा 3, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, क्या हो जाएगा इसका? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका जो करेक्टली मैच्ड पेयर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 में क्या हुआ था? परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल बाय द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, 1 2 3। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन के लिए कौन था, मतलब कितने और कौन से ऑप्शंस थे जो करेक्ट थे? वो सारे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्करेज्ड ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इन चार्टर एक्ट 1813 देयर वॉज ऑल्सो प्रोविजन दैट कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 lakh every year on the education of Indians. In 1823, General Committee of Public Instruction was constituted, which has responsibility to grant 1 lakh rupees. तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप एक बार ये देख लीजिए कि बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ₹1 lakh ये दिया गया था एजुकेशन ऑफ द इंडियंस, है ना। तो कौन से एक्ट के तहत 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन ऑफ इंडियंस के लिए? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और अभी आपको दिखाई भी देगा आगे।
द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी वाज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग नेचर ऑफ एजुकेशन दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू इम्पार्ट टू द लोकल पॉपुलेशन इन इट्स टेरिटरी। तो दो कंट्रोवर्सी थी, एक थी ओरिएंटलिस्ट और एक थी एंग्लिसिस्ट। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट का ये था कि ओरिएंटलिस्ट was a controversy regarding nature of education that British East India Company was to impart on the local population in its territory। ठीक है, तो ये मोड ऑफ एजुकेशन कैसा रहने वाला है, इंडियंस को किस तरह से एजुकेशन दिया जाएगा, उससे संबंधित जो कंट्रोवर्सी थी उसमें उसके रिगार्डिंग एक दो पार्ट में बट गए लोग, एक बट गए ओरिएंटलिस्ट, एक बन गए एंग्लिसिस्ट। ठीक है, अब ये देखिए, H.T. Prinsep and Dr. H.H. Wilson supported Orientalist education, and Anglicists were led by Charles Trevelyan, who advocated for imparting of Western education through medium of English। ठीक है, तो एंग्लिसिस्ट वाले क्या कह रहे थे कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन रहना चाहिए वो कौन सा रहना चाहिए, वो इंग्लिश का रहना चाहिए। और जो ओरिएंटलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि मोड ऑफ एजुकेशन जो रहना चाहिए वो जो नेटिव लैंग्वेज है ना, जो जो पॉपुलेशन का उस समय जो वो बोल रहे हैं, जो उनका मदर टंग है, वो एक ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज होना चाहिए उनका। ठीक है, तो ये ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, ड्यूरिंग रूल ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 1835 तक। ऑन 7 मार्च 1835 द प्रपोजल ऑफ लॉर्ड मैकॉले was accepted and English language was accepted as a medium of higher education। ठीक है, तो अब ये सवाल आपसे अगला पूछा जा सकता है कि ऑन 7 मार्च 1835 किसके प्रपोजल पे इंग्लिश लैंग्वेज वाज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले के प्रपोजल पे वाज एक्सेप्टेड एज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मीडियम क्या रहेगा, हायर एजुकेशन का मीडियम रहेगा एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड करने का जो था प्रोविज़न वो हटा दिया गया, एक्सेप्ट चाय और चाइना। ठीक है, दो चीज़ों को छोड़ के। इट asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company। The act also empowered local governments to impose taxes and punish those who did not pay। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ये क्या कह रही है ये लाइन। While Charter Act of 1833 abolished commercial role of EIC and allowed EIC to perform political functions only in future। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या किया था, एबॉलिश कॉमर्शियल रोल ऑफ EIC। ठीक है, तो जो दो एक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, एक 1813 वाला 1813 और एक 1833। 1813 में क्या हुआ कि EIC से जो ट्रेड करने का जो मोनोपोली था उसको एबॉलिश कर दिया गया, एक्सेप्ट दो चीज़ें छोड़ के। वो कौन कौन सी थी, एक था टी चाय के लिए और चाइना के लिए, ट्रेड विद चाइना के लिए उनको छोड़ा गया था और चाय के लिए छोड़ा गया था 1813 में बाय द एक्ट ऑफ 1813। और 1833 में क्या हुआ कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एबॉलिश्ड कॉमर्शियल रोल ऑफ EIC। इनका जो कॉमर्शियल रोल था वो उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, एंड अलाउड EIC टू परफॉर्म पॉलिटिकल फंक्शंस ओनली इन फ्यूचर। तो इनका कॉमर्शियल रोल यहाँ पे रोक दिया गया और सिर्फ ये क्या कर सकते थे, पॉलिटिकल फंक्शन ही परफॉर्म कर सकते थे फ्यूचर में। ठीक है, तो दो एक्ट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, एक 1813 1833। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, आपका ARO मेंस में सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया कौन सा एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को एबॉलिश किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिप्राइव्ड द कंपनी ऑफ इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया बट स्टिल एंजॉयड इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड द ट्रेड इन टी। तो ट्रेड इन चाइना और ट्रेड इन टी में मतलब सिर्फ चाइना और चाय के साथ वो ट्रेड कर सकता था, बाकी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया, उसको एबॉलिश कर दिया। ठीक है,
इनका मोनोपोली जो ट्रेड कर सकते थे। Consider the following statements about the Charter Act of 1813. It ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China. ठीक है, हम लोगों ने अभी ये देखा, ठीक है, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. ठीक है, ये भी आपने देखा पिछले वाले उसमें. देखिए, द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड, ऊपर वाला पॉइंट देखिए, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. ठीक है, यही हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग ये डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको इन्हीं डिस्क्रिप्शन में से अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. तो जो भी हम यहाँ पे कह रहे हैं वो देख लीजिए. इसका मैंने खुद से बनाया नहीं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन्हीं को हम आप लोगों के सामने और इजी करके प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और वो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो कि अगले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा अपना. ठीक है, इट एंटेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आपने ये देखा. इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2. ठीक है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है. ठीक है, केवल 2 ही पॉइंट इसके सही हैं, पहला और दूसरा. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लीजिए आप. और ये देखिए, IAS में पूछा गया सवाल है 2019 में. ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. थ्रू दिस एक्ट सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन कंपनी टेरिटरीज वॉज असर्टेड. ठीक है, तो बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो ब्रिटिश का जो सॉवरेनिटी है उससे उसको यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे यही प्रधान है यहाँ पे. ठीक है, फिर देखिए, स्टेटमेंट 1 और 2 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 3 इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज दिस एक्ट, जो स्टेटमेंट 3 है वो सही नहीं है क्योंकि द रेवेन्यूज ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ये नहीं सही है क्योंकि दिस एक्ट kept rights over the territory and revenue under East India Company for the next 20 years. ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था उसने क्या किया था कि जो राइट्स है वो रेवेन्यू वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही था, रेवेन्यू के राइट्स फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स. द इंडियन रेवेन्यू वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द एक्ट ऑफ 1858. तो जो इंडियन रेवेन्यू का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कब पहुंचा, बाय द एक्ट ऑफ 1858 when the designation of Secretary of State was made under the British Cabinet Minister and special to help him in the revenue administration, the Council of India was organized. तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जो इंडिया का रेवेन्यू था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में कब आया, बाय द एक्ट ऑफ 1858. ठीक है, और उसके ऊपर के ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ था, इट एंटेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. दूसरा, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. ठीक है, और जो रेवेन्यू था वो कब कंट्रोल किया गया था, बाय द एक्ट ऑफ 1858, है ना. 1858 के एक्ट में रेवेन्यू जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, 1857 रिवोल्ट के बाद जो नया एक्ट बना, एक्ट ऑफ 1858, उसमें ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया रेवेन्यू को, वही कंट्रोल करते थे. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री. ठीक है, तो बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो बाय द एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, मतलब अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने के लिए बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उनको मौका मिला कि वो अपने देश को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकते हैं. सेक्शन 87. ठीक है, अगला सवाल हो सकता है कि कौन से सेक्शन में मेंशन था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के सेक्शन नंबर 87 में ये बात कही गई थी. ठीक है, तो was one of the most important sections of the Charter Act 1833. It stated that no person of India or the Crown would be debarred from any post or service under the company on the ground of religion, place of birth, descent or color or any of them. Subsequently, Section 87 of the Act 1833
became the foundation for the demand of participation of Indians in the administration during the political movement. ठीक है, ये चीज़। फिर अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन 1858 से 1947 तक। तो ऐसे कौन कौन से एक्ट थे जो पास किए गए थे अंडर द ब्रिटिश क्राउन एंड, मतलब उनके अंडर में 1858 से लेके 1947 तक कितने एक्ट पास किए गए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग अगला जो है नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग अपने घटना चक्र सीरीज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंटिन्यू करते हुए पार्ट टू में आगे जो एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन है वो हम लोग देखते हैं। तो द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करेगी बाय द एक्ट ऑफ 1858। द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रीनेम्ड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बाय द एक्ट ऑफ 1858 तो जो पोस्ट का जो नेम था गवर्नर जनरल उसका नाम क्या कर दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो जो वाइसरॉय था ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है इसमें जो कंप्लीट टेक ओवर था वो ब्रिटिश क्राउन ने कर लिया, और जो नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल था वो क्या हो गया, अब वाइसरॉय हो गया बदल के। ठीक है, और ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। कौन, वाइसरॉय बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। फिर और जो पहले वाइसरॉय थे, द फर्स्ट वाइसरॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो आप ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो एक्ट ऑफ 1858 आया उसमें सॉवरेनिटी किसने ले लिया, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, और जो गवर्नर जनरल थे वो वाइसरॉय बन गए, उनका नाम बदल गया, और जो पहले जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केम टू एन एंड। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये क्या हो गए, केम टू एन एंड, ये ख़त्म हो गए। कौन से एक्ट के तहत, बाय द एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, चलिए तो अब हमने चीज़ें और क्या देखी थी, बाय द एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या हुआ, इट केम टू एन एंड। और जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया, उनको वाइसरॉय कर दिया गया। ठीक है, ये जो पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल उसको बदल के क्या कर दिया गया, वाइसरॉय। और जो पहले वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए फिर आगे, अ न्यू पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। ठीक है, तो एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिए कि एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसको असिस्ट करने के लिए टोटल 15 मेंबर भी थे। ही रिसीव्ड द पावर्स सो लॉन्ग एंजॉयड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। अगर हम अपना माइक्रोफोन कंट्रोल करेंगे तो वो आपको हमारी आवाज़ सही से नहीं सुनाई देगी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए क्या हुआ कि ही रिसीव्ड द पावर सो लॉन्ग एंजॉयड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। द काउंसिल ऑफ इंडिया was to be a advisory in nature. In most cases, the initiatives and the final decision remained with the Secretary of State for India. ठीक है, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका पावर किसके पास चला गया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उसके काउंसिल के मेंबर कितने थे, उसमें 15 मेंबर थे उनके पास। ठीक है, फिर क्या हुआ कि द काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज टू बी एडवाइजरी इन नेचर, वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। और मोस्ट ऑफ द केसेस द इनिशिएटिव्स ऑफ द फाइनल डिसीजन रिमेंड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो भी फाइनल डिसीजंस रहते थे वो किसके हाथ में रहते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अंदर।
फिर देखिए अगला पॉइंट, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो सवाल क्या पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द एक्ट, ठीक है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को उसमें मतलब लॉ बनाने के प्रोसेस में कौन से एक्ट के द्वारा उनको इंक्लूड किया गया, तो बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड मतलब पार्टिसिपेट किया जाने लगा। द एक्ट रीस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंड thus initiating the process of decentralization. The act empowered the viceroy to issue ordinances in case of emergency which were not to remain in force for more than 6 months. ठीक है, तो बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या क्या हुआ कि मद्रास, द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंड thus initiating the process of decentralization. The act empowered the viceroy to issue ordinances in case of emergency. ठीक है, ये एक्ट क्या किया कि वाइसरॉय को एम्पावर किया कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी विच वर नॉट टू रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो वाइसरॉय के पास ये पावर आया कि वो अपना एक ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, और उसका जो टेन्योर होगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। फिर देखिए अगला पॉइंट, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 में क्या हुआ, increased the number of non-official members both in central and provincial legislative councils but maintained the official majority in them. ठीक है, तो क्या हुआ, नंबर जो है ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ा दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। द इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस द बजट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ कि इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस द बजट, है ना। तो ये एक्ट पूछ लिया जाता है कि ये किस एक्ट के अंतर्गत जो इंडियन मेंबर्स थे उनको ये परमिशन दिया गया कि वो क्वेश्चंस ऑन द बजट वो आस्क मतलब पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 in the Legislative Council. This act introduced the principle of election in a limited sense, though the word election was very carefully avoided in it. ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट, देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो फ्रेम होते हैं, हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन एक्सप्लेनिंग अननेसेसरी, मतलब जो पॉइंट्स टॉपिक्स नहीं पूछे गए हैं उनको छोड़ देंगे, जो पूछे गए हैं उन्हीं पे ही हम बात करेंगे ज़्यादा। तो अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था KVS और NVS का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2025 में फॉर्म आया था, 2026 में एग्ज़ाम हुआ था, और इसका जो Tier 2 का जो पेपर था, Tier 2 में ये पूछा गया था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब लाया गया था। तो वो एक्ट कौन सा ईयर पूछा गया था, तो 1909 में लाया गया था। ये आप पेपर में चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए फिर आगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। ठीक है, फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये नाम पूछ लिया जाता है कि कौन थे कौन पहले भारतीय थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। द फंक्शन एंड साइज ऑफ द लेजिस्लेचर्स बोथ एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस वर इनलार्ज्ड। ठीक, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर गिवन द राइट टू डिस्कशन एंड आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, वो डिस्कस कर सकते थे और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। कौन सी एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो दिस एक्ट प्रोवाइडेड व्हाट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चंस आपको उसमें दिखाई भी देंगे और दिखा भी देंगे आपको कि ये सवाल पूछे गए हैं।
हैंस लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को हम लोग क्या कहते थे? ही केम टू बी नोन एज फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, ये सवाल पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1919। अब इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको क्या बोलते थे 1919 को? मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था उसको क्या बोलते थे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर देखिए दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म adopted direct election system. Principle of communal representation was extended by providing separate electorate for 6। तो जो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया उसको और बढ़ा दिया गया, किसमें? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे उसमें उस सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ा दिया गया। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन का हमारे आंसर दीजिए। हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? ठीक है, अभी आपको बताया है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए जो अब डायरेक्ट जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको एक्सटेंड किस में कर दिया गया, मतलब एक्सटेंड किया गया किन किन नए नए कम्युनल ग्रुप्स को बढ़ाया गया? सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे, उसमें उसको किसने, मतलब कितने और कम्युनल लोगों में, मतलब पार्टीज़ में एक्सटेंड किया गया? तो सिख में, इंडियन क्रिश्चियन में, यूरोपियंस में और एंग्लो इंडियंस में, टोटल 4 लोगों को और एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म एट द सेंट्रल लेवल। क्या हुआ? बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म। फिर अच्छा, ये किस एक्ट के तहत किया गया? मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। ठीक है, बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब 2 शासन, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। ठीक है, ये होगा बाई कैमरलिज्म। ठीक है, ये सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से एक्ट के द्वारा? मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स एज सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। द बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर कुड मेक लॉ फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ये क्या कर सकता था? जो लॉ था वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के उसमें बना सकता था, उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इसने बाईकैमरल ने क्या कर दिया? एक सेंट्रल लेवल, मतलब एक कई सारे वेरियस सब्जेक्ट बना दिए जिसमें सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट के भागों में बांट दिया उसको। ठीक है, और क्या किया? इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस। ठीक है, तो 2 चीज़ें हुई, क्या क्या हुई? एक तो बाईकैमरलिज्म एट द सेंट्रल लेवल हुआ, दूसरा डायरकी। ठीक है, डायरकी कहाँ? प्रोविंसेस में। डायरकी मतलब द्वैध शासन, मतलब दोहरा शासन, एक तो गवर्नर का होगा और एक जो प्रोविंशियल असेंबली है उनकी। ठीक है, चलिए फिर इसको और ढंग से देखते हैं क्या है आगे कहा गया है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ठीक है, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उसको 2 भागों में बांटा गया, एक ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज यूज्ड। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस में यूज़ किया गया? मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। अंडर दिस एक्ट अ कमीशन वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 10 years which will review the working of this act and present its report। ठीक है, फिर आगे देखिए। इन नवंबर 1927, दैट इज़ 2 years बिफोर द शेड्यूल। ठीक है, अब देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये कहा गया कि 10 साल बाद आपको नया एक कमीशन बनेगा जो कि ये देखेगा कि जो एक्ट है वो कैसा काम कर रहा है, क्या रिफॉर्म्स चाहिए। लेकिन अब देखिए 1919 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 10 years करेंगे तो 1929, 1929। अब 1929 में वो 2 साल पहले ही आ गया था, इन नवंबर 1927। ठीक है, अब वो आया कौन था? साइमन कमीशन आए थे, जिसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था। अगर आप लोगों ने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया तो आपने ये देखा होगा।
ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन टू रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द कमीशन वॉज हैंस कॉल्ड साइमन कमीशन, उसको क्या बोला गया, साइमन कमीशन। और साइमन गो बैक के नारे लगे थे, ठीक है, जब साइमन कमीशन अपना यहाँ पे इंडिया में लैंड किया था, बॉम्बे। अच्छा, अब ये कौन सी डेट को लैंड किया था बॉम्बे में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। फिर देखिए अगला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। क्या हुआ था, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन consisting provinces and princely states. It introduced diarchy at the center and abolished the same in the provinces. तो इसने क्या किया, डायरकी एट द सेंटर, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, मॉन्टेग्यू हंसफोर्ड रिफॉर्म, उसने क्या किया था, बाई कैमरलिज्म एट द सेंटर और डायरकी एट द प्रोविंसेस। ठीक है, ये था। अब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या देखने को मिला, प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन देखने को मिला पहले। फिर क्या हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स एंड इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट द, कहाँ पे, सेंटर पे, डायरकी एट द सेंटर एंड एबॉलिश द सेम इन द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में जो डायरकी था उसको एबॉलिश कर दिया और जो सेंटर में था उसको लागू कर दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सवाल पूछा जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, डायरकी एट द सेंटर किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, वो कंट्रोल करता था कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज फर्दर एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया by providing separate electorate to scheduled caste, women and labor। ठीक है, किसको किसको बढ़ाया गया, शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन और लेबर को। इससे पहले किस में बढ़ाया गया था, इससे पहले जो बढ़ाया गया था वो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया था, किसको, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को बढ़ाया गया था। कौन से एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और उसके पहले काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मतलब मॉडल रिफॉर्म्स में किसको दिया गया था, सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ठीक है, तो तीन चीज़ें दिखी आपको, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मॉडल रिफॉर्म्स, और एक 1919 मॉन्टेगू हेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये तीनों आपको देखिए, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट इसको दिया गया, मुस्लिम्स को दिया गया। इसमें किसको दिया गया, चार लोगों को बढ़ाया गया, किसको किसको, सिख, इंडियन, वो एंग्लो इंडियंस को, ठीक है। और दो लोग और थे, कौन कौन थे उनको देख लीजिए, सिख, इंडियन क्रिश्चियन को, और यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस। सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को। ठीक है, तो इन चारों को क्या किया गया, बढ़ाया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, सिक्स, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन, इन चार लोगों को बढ़ा दिया गया था। कौन से एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ, तो शेड्यूल्ड कास्ट, अच्छा बढ़ाया गया 1935 में किन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वुमेन के लिए, लेबर के लिए। अब फिर क्या हुआ, एक फेडरल कोर्ट वॉज टू बी सेटअप इन 1937 थ्रू दिस एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में और क्या किया गया, एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। ठीक है, 1937 में उसको सेटअप किया गया। दिस एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। और क्या हुआ, बर्मा को सेपरेट किया गया, जो कि प्रेजेंट टाइम म्यांमार है, उसको भी सेपरेट कर दिया गया बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इस्टेब्लिश्ड 2 न्यू प्रोविंसेस, सिंध एंड उड़ीसा। 2 नए प्रोविंस बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। कौन से एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। क्या क्या किया गया, एक बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया
टोटल 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म किया गया है ना। फिर देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये देखिए ये कौन सा हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें क्या हुआ, डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ, इनको देश को आज़ाद कर दिया गया। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड फॉर ईच डोमिनियन। तो वाइसरॉय की जो पोजीशन थी उसको एबॉलिश कर दिया गया और एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया हर एक डोमिनियन के लिए, ठीक है। इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया का, वो टाइटल ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो इसमें इस पार्ट में आप लोगों ने क्या क्या देखा, कौन कौन से एक्ट पास किए गए थे अंडर द ब्रिटिश क्राउन ऑफ 1858 एंड 1947, ठीक है। आपको जो कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर सही लगा हो, ठीक लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी अगला सीरीज़ में हम लोग इसके क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आपको अगले लेक्चर में देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने घटना चक्र की सीरीज़ में पार्ट 3 में एंटर करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि उस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकेम 7। For legislative work, number of additional members could be minimum 6 and maximum 12. फिर no differentiation was made between state and central subjects. इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जिसका है for legislative work, number of additional members could be minimum of 6 and maximum of 12. और थर्ड स्टेटमेंट, no differentiation was made between state and central subjects. इसका जो डिटेल पार्ट था वो हम लोगों ने पार्ट 2 में देख लिया था, अभी हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ट्रांसफॉर्म्ड द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू अ मिनिएचर कैबिनेट, ठीक है। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को उसने क्या कर दिया, एक मिनिएचर कैबिनेट में बदल दिया, रनिंग ऑन द पोर्टफोलियो सिस्टम। ऑल द 5 मेंबर्स वर असाइंड अ डिपार्टमेंट आउट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, होम एंड मिलिट्री, ठीक है। इनके जो 5 मेंबर थे उनमें क्या क्या उनको डिपार्टमेंट दिया गया, रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, होम एंड मिलिट्री, एज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इन 1874 द 6th मेंबर वॉज एडेड। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छठा मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो कब ऐड किया गया। तो इन 1874 अ 6th मेंबर वॉज एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना, PWD, ठीक है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए उनको ऐड किया गया। फॉर लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स वर डिटर्मिन टू बी मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12, which were to be nominated by Viceroy for 2 years. At least half of the additional members were to be non-official. No differentiation was made between central and provincial subjects. तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगला हो सकता है, वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ट्रांसफॉर्म वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल किस में बदल दिया, एक मिनिएचर कैबिनेट में बदल दिया। और ऑल द 5 मेंबर्स वर असाइंड अ डिपार्टमेंट आउट ऑफ किस में से उनको डिपार्टमेंट दिया गया, रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, होम एंड मिलिट्री, ठीक है। और जो 6th मेंबर था वो 1874 को उनको एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, और किसमें, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 20th June 1892। फिर आउट ऑफ 24 मेंबर्स 5 वर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। तीसरा, मेंबर्स वर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इसका देखिए क्या है आंसर, इसमें देखिए आंसर डिसाइड नहीं किया जा सकता है, स्टार लगा हुआ है। अब देखिए किसमें पूछा गया था, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था ये। अब जो पॉइंट है आप उन पे ज़रा ध्यान दीजिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, कब पास किया, गैदर्ड द रॉयल एसेंट, कब पास किया, 1892 में, और रॉयल एसेंट कब मिला उनको, 20 जून 1892 को, मतलब है ना 20 जून 1892 को उनको क्या मिला,
उस एक्ट को एक रॉयल एसेंट मिला एंड वॉज कमेंस्ड ऑन February 3, 1893। तो फोर्स में कब आया वो? 3 फरवरी 1893 को वो एक्ट फोर्स में आया। ठीक है, दस द स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इलेक्टेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज इंक्रीज टू अ मिनिमम 10 टू मैक्सिमम 16 मेंबर्स। ठीक है, मेंबर कितने इंक्रीज कर दिए गए? मिनिमम 10 से लेके मैक्सिमम 16 तक मेंबर को इंक्रीज किया गया। अमंग दीज एडिशनल मेंबर्स एट लीस्ट हाफ हैड टू बी नॉन ऑफिशियल। Thus, as per rule of this act, in these additional members, 6 were official, 10 were non-official. In non-official members, both Indian and Europeans are included. Thus, statement 2 is wrong. In this act, right to discuss the budget was given, but members were not given the right to ask supplementary questions. Thus, the statement 3 is also wrong. ठीक है, फिर moving on to the next question. Under which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, तो बजट डिस्कस करने के लिए कब पावर दिया गया? अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू डिस्कस द बजट बट नॉट द पावर टू वोट। है ना, उनके पास वोटिंग पावर नहीं थी, बट देयर वॉज अ पावर टू डिस्कस द बजट। द एक्ट परमिटेड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव with prior notice of 6 days, but the power to ask supplementary questions was not given। ठीक है, वो क्या कर सकते थे? वो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते थे, और पूछने के लिए उनको 6 दिन पहले उनको नोटिस देनी होती है, तब जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते थे अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा कि डिस्कस द बजट, वो कब कौन से एक्ट के तहत वो बजट डिस्कस कर सकते थे? अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? तो पॉइंट नंबर बी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 प्रोवाइड communal representation in British India. The Indian Council Act of 1909 introduced a separate electorate for communal representation to the Muslim community and thus sowed the seeds of separatism that eventually led to the partition of the country. तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, उसने वो बीज डाले कि वो जो बीज था वो आगे बड़ा होके क्या बन गया? आगे भारत के पार्टीशन होने का कारण बन गया वो। ठीक है, और वो कारण क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि दिया गया बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 में। सेपरेट इलेक्टोरेट किनको दिया गया? मुस्लिम्स को दिया गया। उसके बाद हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट उसको एक्सटेंड किया गया था, 4 लोगों पे किया गया था, 1 2 3 4। ठीक है, ये आप वो पिछला वाला वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि 1919 में, जिसको मॉन्टेगू हेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, उसमें उन्होंने एक्सटेंड करके किन 4 लोगों में एक्सटेंड किया था। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, इसको एक्सटेंड किया गया था, और ये 1 2 3 ये भी 3 लोगों में एक्सटेंड किया गया था। वो है ना, किस में किया गया था? एक वुमेन है ना, और एससी और एसटीज में, है ना, ये एक्सटेंड किया गया था। ये भी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली इसमें ये प्रॉपर डिस्कशन मिलेगा इसमें कि किसको किसको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है एक्सटेंड किया गया था। द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद किससे? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से जो पहला सुप्रीम कोर्ट था वो बनाया गया था, लेकिन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये रहा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सर मॉरिस ग्वायर वॉज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस। ये पूछा जा सकता है कि पहले चीफ जस्टिस कब थे, तो आप क्या बताएंगे? सर मॉरिस ग्वायर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। और बना कब था? 1 अक्टूबर 1937। कौन से एक्ट के द्वारा बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
ठीक। सो द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फिर अभी आपने देखा कब बना गया था, 1937 में बना था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। डायरकी सेंट्रल लेवल पे कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ फीचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये इसमें टोटल 7 पॉइंट्स हैं, है ना। देखिए 7 पॉइंट्स हैं और ये सातों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और अगर आप मेंस देंगे तो ये सातों पॉइंट आपको उनमें लिखने होंगे, तो कायदे से इनको ज़रा देखिएगा। क्या है पहला चीज़, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। प्रोविंशियल डायरकी एनविसाज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज abolished। सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इंटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। पहली बात क्या है, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। जो डायरकी है, द्वैध शासन है, वो सेंट्रल लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविंशियल डायरकी है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जैसे देखा गया था उसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो क्या पहला चीज़ क्या हुआ कि डायरकी जो है सेंट्रल लेवल पे उसको अप्लाई किया गया, और डायरकी जो प्रोविंशियल लेवल पे था उसको क्या किया गया, प्रोविंशियल लेवल पे था उसको काट दिया गया, मतलब एबॉलिश कर दिया गया, है ना। और ये प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस कौन से एक्ट के तहत किया गया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेगू हेंसफोर्ड रिफॉर्म के तहत। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, अच्छा फिर सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ये भी हुआ था, सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो थे उसमें क्या किया गया, उसको डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। फिर सेकंड पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज्ड टू सेट अप ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, क्या किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ कौन कौन से, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ब्रिटिश ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, किनके किनके द्वारा, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। फिर पॉइंट नंबर 3, द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन्ड इंटैक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी वो मेंटेन करी गई बाय दिस एक्ट ऑफ 1935। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1937। बर्मा मीन्स म्यांमार, उस समय में उसको बर्मा कहते थे, तो बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 abolished द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विच वॉज क्रिएटेड इन 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो पोजीशन उसको एबॉलिश कर दिया गया, जो कि 1858 में बनाया गया था 1858 में। फिर देखिए सिक्स पॉइंट, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 अक्टूबर 1937। यह भी आपने देखा कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था वो कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 1937 में। सर मॉरिस गॉयर वॉज इज फर्स्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, फेडरल कोर्ट कब बनाया गया, 1 अक्टूबर 1937, और उसके जो चीफ जस्टिस पहले थे वो सर मॉरिस गॉयर थे। फिर सेवन्थ पॉइंट क्या है, द सेंट्रल फेडरल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट विच वॉज लेटर नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल फेडरल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड, उसको बनाया गया, उसको जो कि आगे चल के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे डायरकी सिस्टम कौन सेट किया था, मतलब कौन सा एक्ट है जो कि करता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसके प्रिंसिपल फीचर्स कौन कौन से हैं, अब स्टेटमेंट देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। फिर तीसरा पॉइंट, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस एंड devolution of legislative authority by the center to the provinces. The Government of India Act 1919 was passed by the British Parliament. The Act embodied the reforms recommended in the report of the Secretary of State for India, Edwin Montagu, and Viceroy Lord Chelmsford. This Act provided for the introduction of a dual form of government,
in provinces known as diarchy. The subjects of administration were divided into two categories, पहला reserved and then second transferred. ठीक है. Reserved subjects were kept under provincial governors and their executive council, while transferred subjects were kept under ministers responsible to the provincial legislature. The distribution of powers between the center and the provinces was done in the form of federal and provincial subjects. As far as the question of a separate electoral system for Muslim is concerned, the provision had already been made by the Act of 1909. The Government of India Act 1919 continued this provision and also extended it to Sikh, European, इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन. देखिए जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वो आपको आंसर मिल गया. कौन कौन सा? सिख, यूरोपियन, इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन. मैंने यहाँ पे पूछा था ना कि किनको किनको एक्सटेंड किया गया 1919 में. तो सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और एंग्लो क्रिश्चियंस. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. सॉरी, इंडियन क्रिश्चियंस था. Sikh, European, Indian Christian and Anglo-Indian. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to, diarchy मतलब क्या होता है? Division of the subjects delegated to the provinces into two categories. ठीक है, diarchy मतलब division of the subjects delegated to the provinces into two categories. अब वो देखिए, diarchy is derived from a Greek word diarch, which means double rule. क्या मतलब उसका होता है? diarchy का मतलब double rule. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to the division of the provincial subjects into reserved and transferred categories. Comparatively important subjects, reserved subjects such as police, jail, justice, finance and irrigation were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. Subjects of lesser importance, transferred subjects such as education, agriculture, local self-government were to be administered by the governor with the aid of minister responsible to the legislative council. तो ये रहा डायरकी का डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स? कौन कौन से थे? सी ऑप्शन 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 were treated as reserved. Administration of justice, land revenue and police were considered as reserved, whereas local self-government was considered as transferred. It was transferred to the provincial assembly. फिर देखिए, the Government of India Act 1919 introduced diarchy at the provincial level. The provincial government subjects were separated into two divisions, reserved and transferred. Subjects under transferred list are local self-government. अब transferred में कौन कौन से थे? Local self-government, public works, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एजुकेशन. ये सब क्या थे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे. द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड अंडर रिजर्व लिस्ट आर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, लैंड रेवेन्यूज, फॉरेस्ट, वाटर, लेबर डिस्प्यूट सेटलमेंट, एग्रीकल्चरल लोन्स, है ना. फिर पुलिस एंड प्रिजन्स. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. विच एक्ट एस्टैब्लिश्ड डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस? कौन सा था प्रोविंसेस में? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या किया? एस्टैब्लिश्ड डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस. फिर ये इसका डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो नोन एज द मोंटेगो हेम्सवर्थ रिफॉर्म्स, वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट with objective of gradual introduction of responsible government of in India. It introduced a system of dual government at the provincial level. Subjects were divided into two categories, reserved में और एक ट्रांसफर था. रिजर्व में कौन कौन से थे? These included important areas like law and order, finance, land revenue and irrigation. These remained under direct control of the British governor and his executive council. तो जो रिजर्व थे, इट वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल. दूसरा क्या था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. उसमें क्या क्या थे? वो लेस क्रिटिकल थे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर. एंड दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वॉज नोन एज डायरकी. ठीक है, तो जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स था, ये जो मैटर है उसको दो भागों में बांट दिया और इसी को दो भागों में बांटने को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरकी बोलते हैं. ठीक है. फिर विच मीन्स डबल रूल. डायरकी का मतलब क्या होता है? डबल रूल होता है और ग्रीक वर्ड डायर्क से लिया गया है. ठीक है.
It also introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. फिर the Indian legislature was made bicameral for the first time by Government of India Act 1919. तो इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमरल बनाया गया कौन से एक्ट के द्वारा? इंडियन एक्ट ऑफ 1919. अब इसका डेफिनेशन मतलब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम. इट वाज टू कंसिस्ट एन अपर हाउस नेम्ड काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? एक अपर हाउस होगा जिसको क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट. एंड लोअर हाउस उसको क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, दो चीज़ें हैं आपने देखा, एक हो गया बाइकैमरल और एक क्या हो गया? डायरकी. डायरकी का मतलब क्या देखा आपने? डायरकी मतलब दो भागों में बांटना सब्जेक्ट्स को. एक हो गया रिजर्व्ड और एक क्या हो गया? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. ठीक है, और बाइकैमरल मतलब क्या हो गया? आपने दो लेवल. बाइकैमरल मतलब जैसे कि दो सदन जिसको बोलेंगे, एक को बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट एंड जो दूसरा है वो क्या है? अपर. ये काउंसिल ऑफ स्टेट क्या था? अपर हाउस है. और एक लोअर हाउस जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बाइकैमरल सिस्टम. तो काउंसिल ऑफ स्टेट वॉज कंपोज ऑफ 60 मेंबर्स. अब उसके ऑफ whom मैक्सिमम 20 मेंबर्स कुड बी ऑफिशियल इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन. अब ये सारी चीज़ें हैं, इतने डिस्क्रिप्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिए. आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं. Which of the following acts introduced a bicameral legislature at the center? C 1919. ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में कौन से एक्ट के द्वारा उसको इंट्रोड्यूस किया गया? 1919. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द Montagu Hansford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above age 21. पहला स्टेटमेंट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave women reserved seats in legislature. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. ये आपका सेकंड ओनली सही है और फर्स्ट इज रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव एज 21 नहीं, ऐसा नहीं था. ऑल द वुमेन को नहीं दिया गया था. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको ये बताया जाता होगा कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं उनको ज़रा आप ध्यान से पढ़ा करिए, जिसमें ऑल है ना, जिसमें कम्प्लीटली नेगेटिव हो स्टेटमेंट और उन पे 100% का दावा दिया जाए कि वो सही होता है. तो इस पे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं उन पे ज़रा ध्यान रखिएगा. फिर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए. 1918 when Britain granted limited suffrage to women property holders, the law did not apply to British citizens in other parts of the empire. Despite the All India Women Deputation led by Sarojini Naidu to Edwin Samuel Montagu, then Secretary of State of India, women's demands were ignored in the Montagu-Hansford reforms. तो सरोजनी नायडू लेके गई थी. ये भी पूछा गया सवाल में कि हु लेड द डेप्यूटेशन, जो कि मोंटेगू के पास गई थी. तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू गई थी, है ना, जिसमें वो वेमेन के वोटिंग राइट्स के बारे में बात करने के लिए उनसे गई थी वो. दो वेमेन्स वर नॉट ग्रांटेड वोटिंग राइट्स, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था. नॉट द राइट टू स्टैंड इन इलेक्शंस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 allowed the government of India Act 1919 allowed provincial council to determine if women could vote provided they met stringent property income or educational levels. ठीक है, ये बात है. तो किसको डिसाइड करने को बोला गया? प्रोविंशियल काउंसिल को, टू डिटरमिन कि वुमेन जो है वोट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं. उसका किसको दिया गया अधिकार? एक प्रोविंशियल असेंबली को दिया गया. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.